नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से गूगल एग्ज़ाम स्टडी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डेली का एक प्रैक्टिस सेट क्वालिटी का करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और आज उसी प्रकार का एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि जैसे हम ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं कल भी आपको कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि या तो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आ चुके हैं या फिर आने की संभावना ज़्यादा होती है। वही क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आज उसी प्रकार का एक और प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा सभी के सभी क्वेश्चन। उसी प्रकार से चलिए आगाज करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स ये रहेगा। इसने पूछा क्या है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। इसने पूछा है, देखो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय विधायिका थी इसे प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था। तो हुआ यूं था कि ये जो भारत परिषद अधिनियम 1919 है, इसी के द्वारा इसको द्विसदनीय बनाया गया था। देखो इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा बहुत कुछ परिवर्तित किया गया था। जैसे इसमें पहला पॉइंट तो आएगा कि महिलाओं को मत देने का जो अधिकार है, महिलाओं को मत देने का अधिकार इसी के आधार पर दिया गया था। दूसरा पॉइंट, जो भारत में केग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो पद है वो इसी के आधार पर सृजित किया गया था। यहाँ पे जो पार्लियामेंट की कमेटी आती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी जो लोक लेखा समिति है, इस लोक लेखा समिति की स्थापना भी किसके आधार पर होती है, तो लोक लेखा समिति की स्थापना भी इसके आधार पर होती है। इसके अलावा एक और कमेटी आती है जिसका नाम रहेगा एक वर्ष कमेटी या फिर एक वर्ष समिति कह सकते हो। एक वर्ष समिति कब बनी थी, तो ये भी 1921 के अंदर बनती है, 1921 के अंदर, और ये भी कब बनी थी, 1921 के अंदर बनी थी। एक वर्ष कमेटी किसके लिए बनी थी, तो एक वर्ष कमेटी जो है ये रेल बजट और सामान्य बजट को अलग करने के लिए बनी थी। रेल बजट और जो सामान्य बजट है इसको अलग करने के लिए बनी थी। तो इसमें पूछा है कि पहली बार जो भारतीय विधायिका है ये प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से ही द्विसदनीय बनाई गई थी। कौन कौन से दो सदनों का निर्माण किया गया था, तो एक तो वहां पे जो सदन का निर्माण किया गया था, एक तो रहेगा राज्य परिषद, एक तो बनाया गया था राज्य परिषद और दूसरे को बनाया गया था विधान परिषद। दूसरा जो सदन बना था वो था यहाँ पे विधान परिषद, विधानसभा। दूसरा जो परिषद बना था वो था विधानसभा। ठीक है, पहला कौन सा था, राज्य परिषद, दूसरा कौन सा है, विधानसभा। राज्य परिषद के अंदर टोटल यहाँ पे जो कार्यकाल इसका रखा गया था वो 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया था। यहाँ पे जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का रखा गया था। यहाँ पर टोटल 60 सीटें ही निर्धारित की गई थी, यहाँ पर 144 सीटें निर्धारित की गई थी। तो यही तो पूछा है कि प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने जो आर्टिकल है वो लागू हो गए थे, यानी कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था। सिर्फ बनकर के तैयार हुआ है लेकिन लागू नहीं किया गया है। लागू कब किया गया था, तो लागू तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन क्या हुआ था कि टोटल जो है ना, जब हमारा संविधान बना उस समय, अगर मैं बात करूं कि जब हमारा जो संविधान है, जब संविधान बना था उस समय टोटल 395 जो आर्टिकल है वो इसमें मौजूद थे। 395 आर्टिकल थे। इन 395 में से कितने आर्टिकलों को लागू किया गया था, तो 16 आर्टिकल को लागू किया गया था। इसमें कुछ जो आर्टिकल रहेंगे वो तो रहेंगे नागरिकता वाले,
नागरिकता वाले कौन कौन से आते हैं, तो 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। लेकिन कौन से को लागू किया गया था, 5, 6 और फिर 7, 8 और 9, इतने आर्टिकल तो ये लागू किए गए थे। और कुछ जो आर्टिकल है जैसे चुनाव वाले हो गए 324 नंबर, और लास्ट में कह सकते हो कि 391, 92, 93 और 94, इस प्रकार से कुछ जो है लगभग 16 यानी 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। तो यही तो पूछा है कि इस दिन टोटल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, तो हम कह सकते हैं कि 16 आर्टिकल जो है वो यहाँ पे क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। ये तो हमारा संविधान बना था उस समय थे। वर्तमान में कितने हैं, तो 465 आते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा की एकमात्र महिला जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। अब आपको पता है कि जब 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान, या मैं कह दूं कि जब इंडिया को आज़ाद होना था, तो उस समय इन देशी रियासतों को ये मौका दिया गया था कि या तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर जाइए, या फिर आप भारत के अंदर शामिल हो जाइए, या फिर आप अपना अलग से एक देश बना सकते हो। तो कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जो पाकिस्तान के अंदर गई थी, लगभग सभी रियासतें भारत के अंदर शामिल हो गई थी। तो देशी रियासतों का मतलब होता है कि उस समय मान के चलो कि 542 जो देशी रियासतें थी ना, ये भारत में शामिल हो गई थी। 542 देशी रियासतें भारत में शामिल हुई थी। इसमें से जो 3 रियासत आती है, एक तो रहेगी हैदराबाद की, एक तो हैदराबाद, दूसरा जम्मू कश्मीर, और तीसरी कौन सी आती है, तो तीसरी जो रियासत रहेगी वो आती है जूनागढ़ की। आपको पता होगा कि हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था। सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया था, यानी कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन पोलो की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। जम्मू कश्मीर को विलय पत्थर के द्वारा मिलाया गया था, विलय पत्थर के द्वारा। और जूनागढ़ में क्या हुआ था, जनमत संग्रह करवाया गया था। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया था। तो इसने पूछा है कि एकमात्र महिला जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा के अंदर टोटल कितने सदस्य संख्या थी। यानी अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा के अंदर जो कुल सदस्य थे वो तो हुआ करते थे 389। इसमें से कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं हुआ करती थी। उनमें से एक महिला का नाम आता है एनी मस्किनी। इन्होंने क्या काम किया था, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा, 4th ऑप्शन एनी मस्किनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है। हुआ यूं था, आपको पता होगा कि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी, जो संविधान का निर्माण कर रही थी, संविधान सभा लगभग जो भी फैसले लिया करती थी वो सर्वसम्मति से लिया करती थी, सर्वसम्मति से फैसले लिया करती थी। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था कि जब यहाँ पे राज्यपाल की बात आई, तो फिर यहाँ पे संविधान सभा के कुछ मेंबर ने ये कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होगी, राज्यपाल का इलेक्शन करवाया जाएगा, और वो भी किसके द्वारा, तो जनता के द्वारा। यानी उस समय ये बोला गया था कि राज्यपाल का चुनाव होगा, और चुनाव भी किसके माध्यम से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, जनता के माध्यम से। तो फिर यहाँ पे इसके खिलाफ में कौन थे, तो खिलाफ का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, इन्होंने क्या काम किया था, कनाडा के संविधान का अनुसरण किया था। किसके संविधान का, कनाडा के संविधान का अनुसरण किया था। और वहां से क्या काम किया था, राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है इसको वहां से उठाया गया था। तो यही तो पूछा है इसने कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या पॉइंट लिया गया है, तो जो आपात उपबंध है, आपात जो उपबंध है वो यहाँ से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या कुछ लिया गया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, समवर्ती सूची। और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो यहाँ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है।
संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो यहाँ से ली गई है। तो कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। अब इसने पूछा ये है कि जब हमारा संविधान बना तो उसका सबसे बड़ा जो एकांकी स्रोत है, यानी इसमें से आपको बताना क्या है कि इसमें से हमें वो बताना है कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका पड़ा था। तो आपको पता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था। क्यों? इसे कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब संविधान बना तो उस समय 395 आर्टिकल थे। 395 में से मान के चलो कि 250 के करीब में, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 250 जो आर्टिकल है, 250 आर्टिकल इसी से अधिनियम से यहाँ पे लिए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों डाला है? क्योंकि मुझे पता है जैसे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा वाला, तो स्टूडेंट क्या काम करेंगे? कंफ्यूज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट आते हैं ना, उसका जो लास्ट आता है कौन सा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। किसको कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था। इसे कहा था संविधान की आत्मा व हृदय का नाम यहाँ पे दिया गया था। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। अब इसने पूछा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है उद्देशिका को, यानी प्रस्तावना को कहा जाता है। इसके अलावा प्रस्तावना से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था? तो वो तो कहा था N.A. पालकी वाला ने। N.A. पालकी वाला ने कहा था। संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा था? तो जन्म पत्री किसने कहा था? तो ये कहा था K.M. मुंशी ने। राजनीतिक जन्म पत्री किसके द्वारा कहा गया था? K.M. मुंशी के द्वारा। पूछा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको ये बताना है कि संविधान के जो सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट है, इसने कौन से वाद के अंदर माना था कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। अब हमें बताना क्या है, इसमें से कौन सा सही रहेगा। ये जो गोलकनाथ मामला है ना, ये कब का रहेगा? 1967 का रहेगा। इसके अंदर नहीं माना गया था। जो केशवानंदा भारती वाद है ये रहेगा 24 अप्रैल 1973 का ये फैसला था। ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का आज तक का ऐतिहासिक फैसला था। क्यों? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के मान के चलो कि लगभग हम कह सकते हैं कि कितने न्यायाधीशों की पीठ यहाँ पर बैठी थी, कि लगभग 13 न्यायाधीशों की जो पीठ है, 13 न्यायाधीशों की यहाँ से एक फैसला आया था। और कितने से आया था? तो 7 और 6 के आधार पर एक फैसला सुनाया गया था, केशवानंदा भारती वाद। और इसी केशवानंदा भारती वाद के अंदर माना था कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है और इसमें संसद चाहे तो संशोधन भी कर सकती है। तो आपको पता होगा कि प्रस्तावना के अंदर पहली बार कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर। क्या शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन केशवानंदा भारती वाद के अंदर माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आपके सामने ये है स्टूडेंट्स, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है। इसने पूछा क्या है कि भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है। अब हमें बताना है कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन इसने हमारे सामने दे रखे हैं, तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो भारत में संसदीय शासन है, नहीं है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में वंशानुगत शासन है। भारत राज्यों का संघ है। यानी गणराज्य है, इसका अर्थ पूछा है, तो हमारा ऑप्शन रह जाएगा यही कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता। कहने का मतलब ये तो है नहीं कि वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है उसी का जो बेटा है वो नेक्स्ट राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। राष्ट्रपति पद के लिए क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ के अंदर इलेक्शन शुरू हो जाएंगे राष्ट्रपति के पद के लिए। तो यही पूछा है कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, वह देश जिसका जो शासनाध्यक्ष होता है वो भारत में जिस देश का शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता हो उसको बोलते हैं वंशानुगत नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, भाषाई प्रांत समिति जेवीपी समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। अब आपको पता होगा कि जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, भारत जब 1947 के अंदर आजाद हुआ, तब यहाँ पर क्या हुआ था कि भाषा को लेकर के काफी जो विवाद है वो उत्पन्न हो गए थे कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, एक अलग राज्य बनना चाहिए। भाषा के आधार पर एक अलग राज्य, एक अलग स्टेट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके लिए अलग अलग कमेटियां बनी थी। उसमें से कमेटी का नाम आता है जेवीपी कमेटी। ये जेवीपी कमेटी कब बनती है, तो ये कमेटी बनी थी दिसंबर 1948 के अंदर बनती है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, इसने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी वो 1 अप्रैल 1949 को की थी। इसने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर आप किसी भी राज्य को नहीं बना सकते, अस्वीकार कर दिया था। तो पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं था, एस के धर्म यहाँ पे नहीं आएंगे, यही हमारा ऑप्शन रह जाएगा कि ये व्यक्ति शामिल नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे आएंगे, तो वो भी इसके अंदर शामिल थे। एस के धर्म जो है ना वो इसके अंदर शामिल नहीं थे, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रवेश करने वाला या प्रवेश पाने वाला राज्य, करने वाला नहीं, प्रवेश पाने वाला। यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो आता है कि प्रवेश पाने वाला स्टेट कौन सा रहेगा, प्रवेश पाने वाला, कि प्रवेश पाने वाला पहला राज्य कौन सा रहेगा, किसके रूप में, सह राज्य के रूप में। तो वो कौन सा रहेगा, सिक्किम ही रहेगा। क्यों, हुआ यूं था कि जब हमारे संविधान में 35वां अमेंडमेंट हुआ था 1974 को, तब इसे शहर राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, यानी शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में क्या होता है, हमारे ही संविधान में 36वां अमेंडमेंट हुआ था 1975 के अंदर, और इस समय इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया था। ठीक है, तो यही तो पूछा है कि शहर राज्य के रूप में प्रवेश करने वाला स्टेट कौन सा रहेगा, तो शहर राज्य के रूप में प्रवेश करने वाला स्टेट कौन सा है, सिक्किम रहेगा। नागालैंड जो है ये बनता है 1963 के अंदर। ठीक है, नागालैंड किससे अलग हुआ था, तो नागालैंड जो है ये असम से अलग हुआ था। किससे अलग होता है, असम से अलग हुआ था। गोवा जो है ये दमन व दीव एक अधिनियम आया था 1987 का, तब गोवा को यहाँ पे क्या किया गया था, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। आंध्र प्रदेश आपको बताइए कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला, यानी भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निवारक विरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने महीने तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। निवारक विरोध कानून, इसका कौन से संविधान के अंदर वर्णन किया गया है, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 22 क्या कहता है
कि निवारक विरोध कानून और गिरफ्तारी और निवारक विरोध कानून के बारे में बताया गया है। लेकिन इसने पूछा है कि किसी व्यक्ति को इसके अंतर्गत आने वाले को बिना मुकदमा चलाए कितने माह तक बंदी बना करके, इसका मतलब समझो पहले क्या होता है। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी गवर्नमेंट को यह संदेह हो जाता है कि ये व्यक्ति कुछ ही समय के बाद में यानी देश में दंगे फसाद करवा सकता है या फिर देश के अंदर कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन लागू उत्पन्न कर सकता है, तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर ही पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार करके रखा जाता है और ऐसे व्यक्ति को लगातार 3 महीने तक बंदी बना करके रखा जा सकता है बिना मुकदमा चलाए, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बस इसको गिरफ्तार किया और 3 महीने के लिए जेल के अंदर उसको डाल के रखते हैं, यानी उसको बाहर भी नहीं आने देते। तो वो टाइम कितना रहता है, तो 3 महीने का रहता है। 3 महीने बिना मुकदमा चलाए उसे बंदी बना करके रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका में जो पृथक्करण है ये कौन से आर्टिकल में इसका वर्णित रहेगा, तो इसका जो वर्णन रहेगा ये संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णन है, तो आर्टिकल जो रहता है वो 50 के अंदर इसका वर्णन आता है। लेकिन अब 50 किसके अंदर आएगा, जो डीपीएसपी है ये कब तक रहेंगे, जो डीपीएसपी है ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आते हैं, तो 50 किसके अंदर आता है, तो इसमें आता है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसी में शामिल होती है कार्यपालिका का पृथक्करण। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो 50 के अंदर आएगा। 50 कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे रहेगा। ये क्या है, डीपीएसपी है, ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखो हमारे संविधान में 3 आर्टिकल ऐसे आते हैं, जैसे पहला जो आर्टिकल रहेगा वो तो आता है 352, क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 352 में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। दूसरा कौन सा आर्टिकल रहेगा, 356, क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगता है। कहाँ पे लगता है, तो किसी भी स्टेट के अंदर। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आर्टिकल 360, क्या लगता है, वित्तीय आपात लगता है। और वित्तीय आपात जो है भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। तो इसने पूछा है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 352 के अंदर नहीं है, 356 में राष्ट्रपति शासन रहेगा और 360 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो 4 ऑप्शन इसमें आपके सामने रहेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो हमें पता होगा कि जो लोक लेखा समिति होती है इसके अंदर टोटल 22 मेंबर होते हैं और 22 में से 15 कहां से आते हैं, तो लोकसभा के, 7 कहां से आएंगे, राज्यसभा के। अब 15 मेंबर लोकसभा के हैं, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमें इतना बताना है कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। देखिए पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन यहाँ पे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये बिल्कुल सही रहेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1974, यहाँ पे 1974 नहीं आएगा, 1774 की बात हो रही है। 1774 में एक संघीय न्यायालय नहीं फेडरल कोर्ट की स्थापना यहाँ पर नहीं हुई थी। ये फेडरल कोर्ट की स्थापना तो 1937 के अंदर होती है। यहाँ पर क्या होता है कि कलकत्ता में सीधा सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्थापना होती है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना यहाँ पर नहीं की गई थी। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश संसद पर नियंत्रण स्थापित करना था, यही ऑप्शन सही होगा। तो इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3rd ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये हो गया आज के क्वेश्चन। तो कैसे लगे आज के आपके क्वेश्चन, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट के अंदर आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में डाउट है। इसी प्रकार का एक और प्रैक्टिस सेट कल आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।